डेडपूल एंड वोल्वरीन सिनेमाज में लग गई है एंड इट वाज अ मैड हाउस। अगर आप लोग रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन के ऑफ स्क्रीन बैंटर्स को फॉलो करते हो तो दिस मूवी वाज दैट, बट इन एक्सट्रीम। मार्वल को लेके पंच, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग्स, बहुत सारे ईस्टर एग्स, टीवीएफ को जिस लेवल पर जोड़ा है और डेडपूल और वोल्वरीन के आपस के फाइट, इज दिस द कमबैक ऑफ मार्वल? देखते हैं आगे। एक फुल्ली डेडिकेटेड मूवी जिसमें वोल्वरीन और डेडपूल एक साथ है। ये मूवी आखिरी बार हमने कब देखी थी? 2009। कुछ याद आया? वो मूवी कैसी थी उसके बारे में तो कहना ही मत। दिस मूवी मे बी द रीजन कि मार्वल का कमबैक हो जाए, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पोस्ट एंड गेम मार्वल के साथ ऐसा हुआ ही क्यों। लेट्स चेक दैट आउट। तो आगे सब लोग, अब तो टाइम ही बताएगा कि मार्वल का कमबैक होने वाला है कि नहीं। इस मूवी का सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिल्ड द इमेज ऑफ मार्वल वंस अगेन। मार्वल को जिस ट्रस्ट की नजरों से देखा जा रहा था पिछले कुछ सालों से वही ट्रस्ट कम हो गया है और यही मूवी मार्वल का ट्रस्ट वापस से बिल्ड कर सकती है। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। ये मूवी इतनी फन राइड थी। मूवी जो चीज हमें प्रॉमिस करती है वो ये पूरा डिलीवर भी करती है। मूवी का नाम है डेडपूल एंड वोल्वरीन एंड द मूवी जस्टिफाइज द टाइटल सो मच। हर एक बार जो ऑन स्क्रीन बैंटर्स होते हैं, चाहे वो डेडपूल और वोल्वरीन के आपस में हो या किसी और के साथ, हर एक बार मजा आता है। मूवी एकदम फ्लॉलेस है ऐसी बात तो है नहीं, बट मूवी के अच्छे पॉइंट्स में इसके डायलॉग्स, ह्यूमर और कहीं ना कहीं अच्छे राइटिंग की भी हाथ है। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन। दिस इज द फर्स्ट R-rated सुपर हीरो मूवी ऑफ मार्वल स्टूडियोज। तो क्या इसका एक्शन इसके रेटिंग के लेवल पर है? हाँ। मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस ही आपको बता देगा कि मूवी कुछ होल्ड बैक नहीं करती। MCU का पहला R-rated मूवी होने के बावजूद भी मूवी पुराने डेडपूल मूवीज जैसी ही है एक्शन के मामले में। द मूवी doesn't disappoint you in action at all। अब कोई भी मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है उसकी स्टोरी, जहां पर मैं इसको दोनों डेडपूल मूवीज से नीचे रखना चाहूंगा। हालांकि मूवी अच्छी है, नो डाउट, बट जो स्टोरी वोल्वरीन की रिटर्न को एक इमोशनल एंगल दे सकती थी, वहां कहीं ना कहीं ये फीकी पड़ गई। पिछले दोनों मूवीज ह्यूमरस थे, बट उसके साथ साथ एक स्टोरी ड्रिवन इमोशनल टच भी देते थे। ये मूवी थोड़ी फ्लैट लगती है रिगार्डिंग द स्टोरी, लेकिन अगर उसको साइड में रखे तो एक्शन, म्यूजिक, कैमियोज, द मूवी गोज फुल इन। मुझे तो बहुत मजा आया और अगर आपको भी इस वीकेंड कुछ फन देखना है तो प्लीज डू चेक आउट द मूवी। तो क्योंकि मूवी इतनी अच्छी थी तो क्या हम कह सकते हैं कि मार्वल इज बैक? इसका तो पता नहीं, बट बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये 5 चीजें मिली जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इट वाज द रीजन फॉर मार्वल्स डिक्लाइन आफ्टर एंड गेम। आप सब में से किन लोग को लगता है कि मार्वल का जादू फीका पड़ गया था आफ्टर एंड गेम? अगर आपको ये सब लगता है तो आपको बहुत गलत लगता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई एम वन ऑफ देम। तो एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि एक टाइम पे इतना पैसा कमाने वाली मार्वल और द बॉक्स ऑफिस किंग एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच गई कि 2023 की द मार्वल्स ब्रेक इवन भी नहीं कर पाई। 10 सालों के MCU हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मूवी ब्रेक इवन तक नहीं पहुंची थी। मार्वल की किस्मत भाई, 10 सालों में ऐसा इमेज क्रिएट किया है कि अभी उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए इतने प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत ही शिद्दत और मेहनत से इस लिस्ट को तैयार किया है जिसे हम आज मार्वल का डाउनफॉल एनालाइज कर पाए। और क्या डेडपूल एंड वोल्वरीन इस लिस्ट को गलत साबित कर सकती है? लेट्स फाइंड आउट। याद करो कि फर्स्ट एवेंजर्स में कितने सुपर हीरोज थे? 6। और अभी कितने सुपर हीरोज है? वेल, बात तो ऐसी है कि 10 सालों में सुपर हीरोज की गिनती तो बढ़ने वाली है, बट इस चक्कर में सारे सुपर हीरोज पर फोकस किया नहीं जा सकता। मार्वल ने पिछले 10 सालों में 10 मूवीज, 6 टीवी शोज और 3 स्पेशल्स रिलीज की है। मतलब मार्वल को कम टाइम में ज्यादा सीरीज लॉन्च करनी होती थी, जिसकी वजह से क्वांटिटी हमेशा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती थी। वेल, इसमें नई बात कोई नहीं है। बड़े बड़े स्टूडियोज आए दिन साल में 10-12 मूवीज रिलीज करते रहते हैं। वेल, इसमें प्रॉब्लम एक है कि मार्वल को इन सारे टीवी शोज और मूवीज में कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ती थी। इसका मतलब अगर एक टीवी शो में कुछ दिखाया गया है तो उसको आगे वाले सारे यूनिवर्स में फॉलो करना पड़ेगा। टाइमलाइन को मेंटेन करना, सारे कैरेक्टर्स का आर्क डिफाइन करना और स्टोरी को आगे बढ़ाना। इन सबके साथ साथ मार्वल को भारी भरकम मात्रा में VFX का यूज भी करना है। और एक अच्छी VFX लोडेड मूवी के लिए 2 चीजों में से एक चीज तो चाहिए, टाइम या पैसा। अगर दोनों मिले तो बहुत बढ़िया, बट कोई एक तो जरूरी है। अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना है तो टाइम तो इतना मिलेगा नहीं, और क्योंकि सब कंटेंट का एक लिमिटेड बजट है उसी वजह से पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मेजॉरिटी मूवीज इंक्लूडिंग थॉर जो एक काफी ओल्ड फ्रेंचाइजी है उसमें भी VFX के इश्यूज आ गए थे। और क्योंकि आगे जाके सब कनेक्ट होने ही वाला है तो अभी के लिए एक एवरेज सा स्टोरी दिखा दो, किसको प्रॉब्लम है? अब शॉन लेवाई जो इस मूवी के डायरेक्टर है, अगर आप जानते नहीं तो उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स के साथ ऑलरेडी फ्री गाय में काम किया है। उन्होंने VFX और एक्शन सीक्वेंसेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है टू जस्टिफाई द R-rating। मूवी में डेडपूल और वोल्वरीन के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस होता है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बट इसी कैरेक्टर आर्क और फोकस के रिलेटेड MCU के फेज 4 और 5 ने कई मूवीज के वजह से वी कम टू द थर्ड पॉइंट ऑन व्हाई मार्वल मूवीज डिप आफ्टर एंड गेम। याद है वो आयरन मैन 3 का सीन जिसने टोनी स्टार्क को एक नार्सिसिस्टिक आदमी से एक लवेबल कैरेक्टर बना दिया था? Freeze! Don't move. You got me.
यही कैरेक्टर आर्क हर मूवी में हर कैरेक्टर को जरूरत होती है, जिसके बिना लोग उन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स, कम टाइम और बहुत कम पैसा, तो उस चक्कर में सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इस फेज में कुछ कैरेक्टर्स का आर्क बहुत अच्छे से बनाया गया है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन एंड लोकी, लेकिन मेजॉरिटी मूवीज और शोज के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि इनके कैरेक्टर्स पर इतना ध्यान दिया नहीं गया। अब इतने सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द यंग कैरेक्टर्स, द लेगेसी कैरेक्टर्स एंड द करेंट कैरेक्टर्स, ये सारी चीजों को एक साथ संभालने की वजह से ही एक केओटिक माहौल बन गया है मार्वल में, जिसकी वजह से टाइमलाइन और कंटिन्यूटी के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। पोस्ट कोविड हम सब में एक मैच्योरिटी आ गई है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कंटेंट वी कंज्यूम, और जैसा कि मेरा मानना है कि हम एक पुरानी मूवी को उसके नॉस्टैल्जिक वैल्यू से जज करते हैं। तो अगर कोई 20 साल मूवी हमें पसंद है और वही मूवी आज बनी, तो हो सकता है कि हम उस मूवी को इतने अच्छे से रिसीव ना करें, बट कहीं ना कहीं वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही होती है जिसकी वजह से हम मूवीज को रीवॉच करते हैं। अब नए मूवीज में वो लॉजिक और ग्राउंडनेस के चक्कर में बहुत ही कम रीवॉचेबल कंटेंट है। वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू ही वन ऑफ द रीजंस है जिसने स्पाइडरमैन नो वे होम को लगभग $2 बिलियन का कलेक्शन करके दिया। मार्वल की कई सारी आइकॉनिक सुपर हीरोज, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और आइकॉनिक सीन्स है जिसे वो इंटीग्रेट कर आराम से ऑडियंस को थिएटर्स में ला सकते हैं। बस इसी मिस्टेक की वजह से मार्वल के कई शोज रिवॉचेबल नहीं बन पाए, जैसे नॉट क्रिएटिंग द लेजेंडरी हॉलवे सीक्वेंस ऑफ डेयरडेविल। क्या जरूरत थी शी-हल्क को आके सबको मारने की? डेयरडेविल काफी था ना। अब डेडपूल में भी ये एक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ द मूवी। द स्टोरी फील्स फ्लैट समटाइम्स, और मूवी देखने के बाद अगर आप सोचने जाओगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ ही क्यों, तो आपको एक हाफ बेक्ड आंसर मिलेगा, या हम बोल सकते हैं एक पूरा सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। पिछले दोनों डेडपूल मूवीज में एक इमोशनल एंगल था, चाहे फर्स्ट पार्ट में वेड का अपने कैंसर के खिलाफ लड़ना या एक्सपेरिमेंट के बाद वेनेसा को हासिल करना। सिमिलरली पार्ट 2 में वेनेसा की लाइफ और डेथ सिचुएशंस को मैनेज करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बट डेडपूल 3 में ये इमोशनल एंगल कहीं ना कहीं मिसिंग है, but remaining aspects, the movie shines like a star. Marvel is known for making their characters iconic. जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि मार्वल्स के पास ढेरों सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल को संभालनी पड़ती है। कैरेक्टर्स सच एज आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक पैंथर, ये सारे कैरेक्टर्स कॉमिक्स में इतने फेमस थे भी नहीं। स्पाइडरमैन, हल्क और फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी कॉमिक्स में फेमस थे, इन कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल ने बहुत पहले ही दूसरे स्टूडियोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास है, हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास है, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन जैसी फ्रेंचाइजी सारे राइट्स फॉक्स के पास थे अंटिल डिज्नी एक्वायर्ड फॉक्स। तो अब सारे राइट्स एक ही साथ आ गए हैं। तो मार्वल रिस्किंग देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद RDJ और मेकिंग आयरन मैन जैसा सुपर हीरो जिसे कोई नहीं जानता था आउट ऑफ कॉमिक, वहां से जर्नी शुरू हुई थी MCU की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ऑफिशियली $28 बिलियन का कलेक्शन किया है। चाहे तुम ब्लैक पैंथर की बात करो या गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ये सारे कैरेक्टर्स मूवीज की वजह से ही कहीं ना कहीं फेमस हुई है। इसके पहले कॉमिक्स में भी ये कैरेक्टर्स इतने फेमस थे नहीं, बट यही प्रॉब्लम आती है मार्वल की कि ये सारे कैरेक्टर्स और मूवीज इतने आइकॉनिक हो गए हैं कि अब इनको रिप्लेस करना एक वायबल ऑप्शन दिख नहीं रहा। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद तो समझो लोग आए दिन कहते रहते हैं कि टोनी स्टार्क वापस आओ। अब मेन बात यह है कि ये पांचों पॉइंट्स में से डेडपूल कहाँ स्टैंड करती है। वेल, डेडपूल का कैरेक्टर आर्क ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, डेडपूल ऑलरेडी पहले से फेमस है, और रायन रेनॉल्ड्स के आने के बाद से डेडपूल तो मासेस में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। हालांकि डेडपूल 2 के 700 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है, बट जिस लेवल पे इस मूवी की मार्केटिंग चल रही है, आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि मार्वल का कमबैक हो जाए। द ऑफ स्क्रीन बैंटर ऑफ ह्यू जैकमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स टू द ऑन स्क्रीन मूवी, इस मूवी के पास काफी पोटेंशियल है कि दिस मूवी बिकम्स वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर्स ऑफ मार्वल। अब डेडपूल ही बचाएगा MCU को, क्या लगता है? वेल, रिव्यू तो हो गया और एनालिसिस भी हो गया। अगर तुम्हें और ऐसे ही पॉप कल्चर और रिव्यूज देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते हैं, और अगर आपको ऐसे ही टाइप के वीडियोस और देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय।